तो कहानी दो ऐसे लोगों की है जिनकी प्रेम कहानी ही नफरत से स्टार्ट होती है। इस ड्रामा का जो हीरो होता है वो हमारी हीरोइन से जबरदस्ती शादी करता है, वो भी बदला लेने के लिए, और हमारा हीरो उसे चोट पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ता, उसे टॉर्चर करता है, उसके साथ जबरदस्ती सोता है और उसे जबरदस्ती किस भी करता है। और इसी नफरत और जलन की वजह से वो दो लोग अपने दिल की फीलिंग्स नहीं समझ पाते कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो फिर चलिए इस ड्रामा की स्टोरी जानते हैं कि आखिरकार इन दो लोगों की नफरत स्टार्ट कैसे हुई और इन दोनों की नफरत कभी प्यार में बदल पाएगी। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन से, जो अपनी लाइफ से पूरी तरह हार चुका होता है, क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उस लड़की के साथ नहीं हो सकता, और जिस लड़की के साथ आज वो रह रहा है, जिससे उसकी शादी हुई है, वो उसे ना ही अपना रहा होता है, ना ही उससे प्यार कर पा रहा होता है, और ना ही उसके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत कर पा रहा होता है। तो प्राचीन मरने से पहले अपनी वाइफ दा को एक लेटर लिखता है और कहता है, दा मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, तुमने मुझे बहुत प्यार किया लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की दा, लेकिन मैं उसे नहीं भूल पाया, और मैं तुम्हें भी वो खुशियाँ नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस तरह अपनी लाइफ को नहीं। ये कहकर सुसाइड कर लेता है। इधर जब दा प्राचीन की ऐसी हालत देखती है वो तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है। वहाँ पर हमारी हीरोइन रावी की भी एंट्री होती है। तो रावी प्राचीन की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है और कहती है, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। और रावी ये कहकर खूब रोती है। तो दा को रावी पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि रावी की वजह से ही उसकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई होती है, और दा ने उसी दिन से मन बना लिया होता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो रावी को कभी भी खुश रहने नहीं देगी। आगे 5 साल का लीप आ जाता है और हमारे हीरो की एंट्री होती है। तो हमारा हीरो थाना अपनी बहन को समझाता है कि अब वो प्राचीन को भूल जाए, उस हादसे को हुए 5 साल हो चुके हैं, कब तक तुम पास्ट को लेकर अपनी लाइफ को बर्बाद करती रहोगी। मैंने तुम्हें यूएस इसलिए भेजा ताकि तुम इस माहौल से बाहर निकलकर अपनी लाइफ पर ध्यान दे सको, पर तुम वहाँ जाकर भी अपने पास्ट में ही अटकी हुई हो। दा अपने पास्ट से बाहर आओ वरना तुम नहीं जी पाओगी। तो दा कहती है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मैं ये सब नहीं कर पा रही। जब भी मैं अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करती हूँ तब मेरा पास्ट और मेरे सामने आ जाता है, और सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा उस लड़की पर आता है। उस लड़की की वजह से मेरी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो दा अपनी बहन को समझा बुझाकर शांत करता है। आगे दा के पापा का बर्थडे होता है और दा के पापा ने अपने बर्थडे पर बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, और दा के पापा अपने बेटे से भी कहते हैं तुम्हें भी इस पार्टी में आना होगा। तो थाना कहता है, पापा मैं इस पार्टी में जाकर क्या करूँगा, वहाँ पर जाकर मैं बोर ही हो जाऊंगा। तो उसके पापा कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम्हें आना होगा और मेरी पोती को भी लेकर आना होगा, समझे। तो दा की बहन दालिन कहती है, भाई आपको इस पार्टी में जाना चाहिए, क्या पता आपको यहाँ पर आपकी होने वाली दुल्हनिया मिल जाए, और तवान को उसकी माँ, आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। और दालिन अपने भाई को टीज करती है। आगे थाना अपनी बेटी तवान को मार्केट लेकर जाता है, क्योंकि तवान अपने दादा को उनके बर्थडे पर फुल गिफ्ट करना चाहती थी। तो थाना जैसे ही उस स्टोर में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रावी से होती है, और थाना जैसे ही रावी को देखता है उसे पहली नजर में ही रावी से प्यार हो जाता है। आगे ताइवान बिना किसी को बताए रोड पर चली जाती है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और ताइवान की जान बचा लेती है। तो रावी इसका सारा गुस्सा थाना पर निकालती है कि वो कैसा बाप है जो अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं रख सकता। तो थाना रावी को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर रावी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे गैर जिम्मेदार बाप समझकर उसे ढेर सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है, और थाना देखता ही रह जाता है। आगे रावी घर आती है तो उसके पापा कहते हैं, आज हमें पार्टी में जाना है, इसलिए रावी तुम तैयार हो जाना। तो रावी कहती है, पापा मुझे इस पार्टी में नहीं जाना। तो उसके पापा कहते हैं, हमें इस पार्टी में जाना होगा, इस पार्टी में जाने से हमें हमारे बिजनेस में बहुत फायदा होगा। तो रावी कहती है, ठीक है पापा, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तभी उधर से पाकचा आती है और वो रावी के पापा के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है, प्रियंक को भी आप अपने साथ लेकर जाइए, उसका भी बिजनेस में आने का मन है, वहाँ जाएगी, वहाँ के तौर तरीके सीखेगी तो उसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो रावी के पापा कहते हैं, ठीक है। आगे पाकचा प्रियंक के पास जाती है और कहती है, शाम को तैयार हो जाना, तुम्हें पार्टी में जाना है। तो प्रियंक कहती है, मम आपको पता है ना मुझे ऐसी बोरिंग पार्टियां नहीं पसंद। तो पाकचा कहती है, बेटी क्या तुम हमारा मकसद भूल गई हो, हमारा इस घर में आने का क्या मकसद था। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। रावी के पापा 2 भाई थे, एक भाई अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटाता था और उसने अपनी काबिलियत के दम पर अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। वही दूसरा बेटा जो पाकचा का हस्बैंड था वो अपने पापा के साथ मिलकर बिजनेस करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपना बिजनेस अलग करना चाहता था, जिसके लिए वो यूएस गया अपनी पूरी फैमिली को लेकर। वहाँ पर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पर उसका बिजनेस कुछ
कुछ खास नहीं चला और उसका बिजनेस वहीं पर ठप हो गया और इसी दौरान उसकी मौत भी हो गई। तो पाकचा के पति के मरने के बाद पाकचा अपने ससुर के घर आ गई उन पर हक जताने के लिए। लेकिन पहले तो वो उन लोगों के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहती थी ताकि उन लोगों को तरस आ जाए और वो लोग उसे रहने की जगह देते। तो रावी की मॉम को पाकजा पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर में रहने की जगह दे देती है और कहती है ये घर जितना हमारा है ये घर उतना तुम्हारा भी है, तुम भी इस घर की बहू हो। तो पाकजा धीरे धीरे अपनी मासूमियत दिखाकर उन लोगों के दिल में जगह बनाने लगती है ताकि वो लोग उस पर भरोसा करे और वो उसके बाद अपने प्लान को अंजाम दे। और पाकजा करती भी ऐसा ही है। उस घर में आकर वो रावी की मॉम का घर ही उजाड़ देती है। वो रावी के पापा के साथ धोखे से सो जाती है और उल्टा रावी के पापा पर ही इल्जाम लगा देती है कि उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की है, इसलिए उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो रावी के पापा को ये सब देखकर कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें लगा था कि वो जिसके साथ रात स्पेंड कर रहे हैं वो उनकी वाइफ है, पर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि पाकजा ने अपनी चालाकी से उसकी वाइफ को बदलकर खुद को वहाँ पर पहुँचा दिया था। आगे पाकजा रावी की मॉम को घर से निकालने के लिए रावी की मॉम को बता देती है कि उसके पति ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी बल्कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ सोया था और उसकी निशानी उसके पेट में भी पल रही है। तो रावी की मॉम जैसे ये सुनती है उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और पाकजा रावी की मॉम को जलाने का एक मौका नहीं छोड़ती और उन्हें गुस्सा दिलाने का भी। तो रावी की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है पर वो पाकजा को कुछ भी नहीं कहती। पर पाकजा इसी मौके का फायदा उठाकर रावी के पापा के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि रावी की मॉम ने उसे धक्का दिया जिस वजह से उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो रावी के पापा इस बात पर रावी की मॉम पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और यहीं से रावी के पापा और रावी की मॉम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पाकजा उस घर पर कब्जा जमा लेती है। पर रावी के पापा उससे शादी नहीं करते, बस वो उनकी रखेल बनकर रहती है और यहीं से पाकजा धीरे धीरे रावी के पापा को अपने चंगुल में फंसाती रहती है ताकि वो उनके सारे प्रॉपर्टी को हथिया सके और अपने बच्चों को एक अच्छी भविष्य दे सके। पर रावी की मॉम को पाकजा के इस मकसद के बारे में पता होता है, इसलिए वो अपनी बेटी को उसके पापा के घर पर रहने को कहती है ताकि वो पाकजा से अपने पापा को बचा सके। तो रावी को उस घर में रहने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पाकजा हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती है, उसकी इंसल्ट करती रहती है, पर रावी भी कुछ कम नहीं होती। वो भी पाकजा को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। आगे प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है। तो प्रेम कहती है हाँ मॉम मुझे अपना मकसद याद है लेकिन मुझे रावी से बहुत ही जलन होती है। उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, उसके पास सब कुछ है, उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं, उस पर अपनी जान छिड़कते हैं और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। उसके पास एक अच्छी जॉब है, उसके पास ढेर सारे पैसे हैं और उससे भी ज्यादा उसके पास एक ऐसा इंसान है जो उससे बहुत प्यार करता है और उसे जिंदगी की सारी खुशियां देता है, जिसे देखकर मुझे बहुत ही जलन होती है मॉम। लेकिन मैं उसे ज्यादा दिन तक खुश रहने नहीं दूंगी। उसके पास जो कुछ भी है वो सब मैं उससे छीन लूंगी, यहाँ तक उसका प्यार ये मान भी मेरा होगा। तो पाकजा कहती है बेटी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वो सब दिलाऊंगी जिस पर तुम्हारा हक है और ये मान भी। आगे प्रिंग रेडी होकर नीचे आती है तो ये मान रावी का इंतजार कर रहा होता है। तो प्रिंग ये मान पर डोरे डालने का एक मौका भी नहीं छोड़ती, पर ये मान उसे इग्नोर करता है कि तभी उधर से रावी आती है। तो ये मान रावी को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो दोनों कपल अपने प्यार के फूल बरसा कर वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रिंग को उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही जलन होती है। आगे सब पार्टी में जाते हैं तो थाना के पापा रावी के पापा का अच्छे से वेलकम करते हैं और थाना के पापा को रावी पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। तो थाना के पापा रावी के पापा से कहते हैं मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम दोनों इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। तो रावी के पापा कहते हैं ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। रावी का एक बॉयफ्रेंड है और रावी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो थाना के पापा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, जब बच्चे एक दूसरे के साथ खुश हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आगे थाना और रावी फिर से एक दूसरे से मिलते हैं तो रावी को यहाँ पर फिर से एक गलत फहमी हो जाती है कि थाना एक प्ले बॉय है, वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और रावी फिर से थाना को गलत समझकर वहाँ से चली जाती है। इधर प्रिंग येमान को सेड्यूस करने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे जबरदस्ती किस कर लेती है। तो येमान कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं रावी से कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो प्रिंग कहती है मुझे भी पता है कि तुम भी ये सब मेरे साथ करना चाहते हो क्योंकि तुम भी मुझे धीरे धीरे पसंद करने लगे हो। तो येमान कहता है तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं रावी से प्यार करता हूँ और आइंदा से मेरे साथ
ये सब मत करना। और ये मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो प्रिंग का सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाता है। इधर रावी बाथरूम में होती है तो सारी लड़कियां थाना के बारे में बात करती है कि वो कितना चार्मिंग है, पर अफसोस की बात है कि वो एक सिंगल डैड है और किसी को भी नहीं पता कि उसके बच्चे की माँ कौन है। और वो सारी लड़कियां थाना को लेकर गॉसिप करने लगती है कि तभी वहाँ पर तवान आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। तो रावी को तवान के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहती है बेटा इन सब बातों पर ध्यान मत दो, वो लोग तो ऐसे ही गॉसिप करते रहते हैं। और रावी तवान को बड़े ही प्यार से समझाती है तो तवान समझ जाती है। आगे रावी इसका कसूरवार भी थाना को ही ठहराती है और वो पार्टी में जाकर उसे खूब बातें सुनाती है और कहती है तुम कैसे बाप हो, अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सकते। अगर तुम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते तो तुम उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी किस माहौल से गुजर रही है? तो थाना कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो रावी उसे कुछ भी नहीं बताती, उल्टा उसे 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे थाना को समझ में नहीं आता कि अभी अभी रावी ने उसे किस बात पर इतना सुनाया है। आगे थाना अपनी बेटी को सुलाकर जा रहा होता है तो उसकी बेटी अपनी मॉम के बारे में पूछती है। तो थाना के पास कोई जवाब नहीं होता कि उसकी मॉम कहाँ पर है। तो थाना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो ताइवान अपने पापा को बाथरूम वाली बात बताती है। तो थाना को समझ में आता है कि रावी तभी उस पर इतना क्यों भड़क रही थी। तो थाना को धीरे धीरे रावी और पसंद आने लगती है और उसका रावी में और इंटरेस्ट जागने लगता है। अगले दिन थाना के पापा एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में रावी की कंपनी के साथ काम करते हैं। तो रावी अपना प्रेजेंटेशन लेकर थाना की कंपनी आती है। तो थाना जैसे ही रावी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। आगे रावी अपने सारे मटेरियल्स के बारे में उन लोगों को बताती है। तो थाना कहता है मैं बिना देखे तुम्हारे सारे मटेरियल्स पर कैसे भरोसा कर लूं, पहले मैं इसे देखूंगा उसके बाद ही तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो रावी कहती है ठीक है। एक्चुअली थाना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होता है ताकि वो रावी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। आगे रावी और थाना दोनों ही मटेरियल्स देखने के लिए जाते हैं। तो रावी कहती है अब तुम्हें तसल्ली हो गई कि हमारे मटेरियल्स में कोई भी कमी नहीं है? तो थाना कहता है हाँ मुझे यकीन हो गया। और रावी ये कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसके साथ एक हादसा होने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर थाना आकर उसे बचा लेता है, जिस चक्कर में वो दोनों ही घायल हो जाते हैं। आगे वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। तो थाना अपना ट्रीटमेंट करवाकर रावी के पास जाता है। तो थाना उन लोगों से अपने किए की माफी मांगता है। तो वो लोग उसे माफ कर देते हैं। इधर थाना के पापा को जब थाना की इस करतूत के बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे पर खूब गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से रावी की ऐसी हालत है तो तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम हर रोज रावी के पास जाओगे और उसका ख्याल रखोगे, समझे? तो थाना कहता है ठीक है पापा। एक्चुअली ये सब थाना के पापा का ही प्लान होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि रावी और थाना एक दूसरे को ज्यादा जाने पहचाने और उन दोनों की शादी हो जाए। अगले दिन थाना खुशी खुशी रावी से मिलने के लिए जाता है। तो थाना जैसे ही वहाँ जाता है तो वहाँ पर रावी का बॉयफ्रेंड पहले से ही मौजूद रहता है। तो ये मान थाना पर ही भड़कने लगता है कि उसकी वजह से आज उसकी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत है। तो रावी ये मान को शांत करवाती है और कहती है ये बस एक्सीडेंट था, इसमें थाना की कोई गलती नहीं है। तो थाना रावी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से ही आज उसकी ऐसी हालत है। तो रावी कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। तो थाना रावी से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है कि तभी उधर से यमान आता है और थाना को कहता है मुझे तुम्हारी नियत के बारे में पता है, तुम जानबूझकर रावी के करीब जाना चाहते हो ना ताकि तुम उसे पटा सको, लेकिन याद रखना मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं किसी भी कीमत पर रावी का तुम्हारा होने नहीं दूंगा, इसलिए रावी से मिलना बंद करो। तो थाना कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम खुद रावी को रोक लो ना, वैसे भी रावी मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करने वाली है, अगर तुम सच में उसे मुझसे दूर रखना चाहते हो तो जाओ उसे कहो कि वो मेरे साथ मेरी कंपनी में काम ना। और थाना ये मान को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और ये मान देखता ही रह जाता है। उसी तरह प्रिंग पूरी तरह परेशान रहती है क्योंकि उसका एक भी जादू ये मान पर नहीं चल रहा होता है। तो पाकचा कहती है तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारे अंकल को किस तरह पटाया था, तो बस तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो, ये मान को किसी भी कीमत पर तुम्हारा होना ही होगा, बस तुम मेरे प्लान को फॉलो करो। तो प्रिंग कहती है थैंक यू मॉम। आगे प्रिंग अपनी चालाकी से ये मान को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि ये मान ने पार्टी में उसका ड्रेस खराब कर दिया था, जिस वजह से प्रिंग उसे मार्केट लेकर जाती है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो ये मान उसे घुमाता फिराता है पर उसका सारा ध्यान रावी पर रहता है क्योंकि आज रावी को डिस्चार्ज मिलने वाला होता है और उसने रावी से प्रॉमिस किया होता है कि आज वो उसे लेने के लिए जाएगा। तो प्रिंग ये मान को रावी से मिलने से रोकने के लिए अपने पैरों में चोट लगने का बहाना बनाती है, जिस वजह से यह मान रावी को लेने के लिए नहीं जा पाता। तो थाना को मौका मिल जाता है रावी को घर छोड़ने का और वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो रावी कहती है मैं खुद भी जा सकता। तो थाना कहता है तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम अकेले जा सको, तुम्हें मेरी हेल्प लेनी ही होगी। तो रावी को मजबूरन थाना की हेल्प लेनी पड़ती है और थाना उसे घर छोड़ता है और थाना उसे घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है कि तभी उधर से ये मान प्रिंग के साथ आता है। तो रावी उन दोनों को एक साथ देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है।
आगे ये ईमान राबिन को पूरी बात बताता है और कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तो राबी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम पर भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन मुझे उस प्रिंग पर भरोसा नहीं है। और रही तुम्हारे और प्रिंग के मामले वाली बात, तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इस बारे में प्रिंग से डील कर लूंगी। आगे राबी प्रिंग के पास जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में सब पता है, मुझे पता है तुमने जानबूझकर येमान को अपने साथ मॉल लेकर गई ताकि तुम उसे मुझसे छीन सको। येमान ने तुम्हारा ड्रेस खराब किया था ना, तो जाओ तुम मेरे वार्डरूम से कोई भी ड्रेस चूज कर लो, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगी। और याद रखना मैं बस तुम्हें अपने कपड़े को चूज करने की परमिशन दे रही हूँ, अपनी लाइफ में दखल देने की नहीं। तो प्रिंग कहती है वो तो वक्त बताएगा कि तुम्हारे पास क्या रहता है और क्या नहीं। आगे प्रिंग रावी के रूम में जाती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सा कपड़ा चूज करे कि तभी वहाँ पर पाकचा आ जाती है और वो रावी को परेशान करने के लिए रावी के कमरे के सारे कपड़े को इधर उधर फेंक देती है और उसका पूरा रूम फैला देती है। आगे जब रावी अपने रूम में जाती है और अपने रूम की ऐसी हालत देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वो लोग उसकी इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते, तो रावी भी पीछे नहीं हटती और अपनी नौकरानी को कहती है यहाँ पर जितने भी कपड़े पड़े हुए हैं उन सब को बाहर फेंक दो, क्योंकि ये सारे कपड़े गंदे हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी की भी गंदगी मेरे रूम में रहे। इन लोगों के जाने के बाद मेरे कमरे को बहुत ही अच्छे से साफ करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस कमरे में जरा सी भी गंदगी रहे। तो प्रिंग को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो रावी पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और कहती है शांत हो जाओ बेटा। तो प्रिंग कहती है मॉम मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं इस रावी की बच्ची को और नहीं झेल सकती, मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूंगी मॉम। तो पक्चा कहती है बेटा थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, रावी का जो भी है वो सब तुम्हारा होगा, बस तुम अपनी मॉम पर भरोसा रखो। इधर थाना के पापा थाना को कहते हैं क्या तुम्हारे नजर में कोई लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो? तो थाना कहता है नहीं। तो थाना के पापा कहते हैं अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की नहीं है पर मेरी नजर में एक लड़की जो हमारे घर की बहू और तुम्हारी बीवी बनने के लायक है। तो थाना कहता है कौन? तो थाना के पापा कहते हैं रावी। तो थाना कहता है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है पापा, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो थाना के पापा कहते हैं दुनिया में बहुत लोग एक दूसरे को डेट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों का रिश्ता शादी पर आकर खत्म हो जाता है, इसी तरह उन दोनों का भी रिश्ता है, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों की कभी भी शादी हो पाएगी, इसलिए तुम रावी को पटाने की कोशिश करो। तो थाना ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। इधर येमान के पापा येमान को कहते हैं तुम दोनों बहुत साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, इसलिए अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और शादी के बाद मैं अपना बिजनेस उन लोगों के साथ मर्ज कर लूंगा और अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर लेकर जाऊंगा और वो लोग इस बात से इनकार भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी हमारे घर दी होगी। तो येमान कहता है पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। वेल इन दोनों की बातों को सुनकर लग रहा है कि ये लोग इस शादी से अपना ही फायदा निकालने की फिराक में हैं। आगे ये ईमान रावी को प्रपोज कर देता है तो रावी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और उन दोनों की शादी की बात करते हैं। तो प्रिंग जैसे ये सुनती है कि अब उन दोनों की शादी होने वाली है, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी मॉम को कहती है मॉम अब तो उन दोनों की शादी होने वाली है, अब मैं कैसे ये मान को अपना बनाऊंगी। तो पाकजा कहती है मेरी प्यारी बेटी तुम परेशान मत हो, ये मान तुम्हारा ही होगा, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे अंकल को अपना कैसे बनाया था, उसी तरह तुम भी ये मान को अपना बनाओ ताकि ये मान तुम्हारा हो जाए और इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो प्रिंग कहती है लेकिन मॉम मैं कैसे ये मान को अपना बनाऊं? तो पाकजा कहती है तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है, बस तुम्हें मेरे प्लान को फॉलो करना है, समझी। इधर रावी अपने दोस्त जैन से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है। तो जैन कहती है क्या तुम इस रिश्ते के लिए श्योर हो कि तुम दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ खुश रहोगे? तो रावी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हम दोनों 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर हम दोनों खुश कैसे नहीं रहेंगे? तो जैन कहती है मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, शादी बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये फैसला सोच समझ कर लो। कि तभी रावी फिर से थाना से टकरा जाती है। तो रावी को लगता है कि थाना उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन थाना बाद में उसे बताता है कि वो हर रोज यहाँ पर आकर कॉफी लेता है और जैन भी उसे अच्छी तरह से जानती है। तो जैन भी रावी को बताती है कि वो थाना को अच्छी तरह से जानती है और जैन बातों ही बातों में थाना को ये भी बता देती है कि रावी की बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो थाना जैसे ये सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे थाना और जैन एक दूसरे से बात करते हैं, तो बातों ही बातों में जैन थाना को ये बताती है कि मुझे ये मान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो थाना कहता है लेकिन ऐसा क्यों, ये मैन तो अच्छा लड़का है और रावी भी उससे बहुत प्यार करती है। तो जैन कहती है इसमें कोई शक नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये मान को देखकर मुझे हमेशा डाउट होता है क्योंकि वो अपने आप को जैसा दिखाता है वैसा वो नहीं है।
तो थाना को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। आगे रावी अपनी मॉम से मिलती है और उसे अपने और येमान के रिश्ते के बारे में बताती है। तो रावी की मॉम कहती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम येमान के साथ शादी कर रही हो। येमान बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। इधर पाक जा प्रिंग और येमान की शादी करवाने की पूरी प्लानिंग बना लेती है और वो पूरे घर को खाली करवा देती है और रावी के पापा के साथ डिनर पर जाने का प्लान बनाती है। तो रावी के पापा कहते हैं, प्रिंग को भी अपने साथ लेकर चलो ना। तो पाकजा कहती है, प्रिंग की तबीयत खराब है, वो हमारे साथ नहीं चल सकती, उसे घर में ही रहने दो, हम दोनों चलते हैं। आगे वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं और पाकजा इसी मौके का फायदा उठाकर येमान को कॉल कर देती है और उसे कहती है, प्रिंग की हालत बहुत ही खराब है, मैं खुद घर चली जाती बेटा, लेकिन मैं और रावी के पापा किसी काम से बाहर आए हैं जिस वजह से हम घर जल्दी नहीं जा सकते और ऊपर से प्रिंग फोन भी नहीं उठा रही। मुझे प्रिंग की बहुत ही फिक्र हो रही है, प्लीज बेटा घर जाकर मेरी बेटी को देखो, वैसे भी हम दोनों तो रिश्तेदार बनने ही वाले हैं। तो येमान पाकजा के कहने पर घर जाता है। तो वो प्रिंग को ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह हैरान होता है। तो वो उसे उठाकर बेड पर लेटाता है, उसकी केयर करता है और उसके बाद जाने लगता है। तो प्रिंग इसी मौके का फायदा उठाकर येमान को अपने करीब कर लेती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। तो येमान अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। तो प्रिंग कहती है, मुझे भी पता है तुम मुझे पसंद करते हो, तो फिर ये सब नानुकुड़ी क्यों कर रहे हो? अगर हम दोनों ने एक साथ कुछ कर भी लिया तो भी इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और वैसे भी घर में भी कोई नहीं है, तो हम लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो येमान जैसे ये सुनता है उसका भी मन डोल जाता है और वो प्रिंग के साथ रात गुजार लेता है। अगर आपको रोमांस देखना पसंद है तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे पाकजा का प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता है और वो लोग डिनर करके घर आते हैं और उन दोनों को इस तरह ऐसी हालत में देखकर वो लोग तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और पाकजा तो यहाँ पर नौटंकी ही करने लगती है। आगे येमान की क्लास लगाई जाती है। तो रावी के पापा कहते हैं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम मेरी बेटी से प्यार करते थे ना, तो फिर ये सब क्या है? और प्रिंग यहाँ पर येमान पर ये इल्जाम लगाने लगती है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की है। तो बेचारा येमान भी कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। आगे जब येमान के पापा को इस बारे में पता चलता है तो वो येमान पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुमने आखिरकार ये क्या बेवकूफ़ी कर दी? तुम्हें पता है इसके बाद हमारे साथ क्या हो सकता है? हमने बिजनेस मर्ज करने का जो भी प्लान बनाया था वो सब धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है कि तुम प्रिंग से शादी कर लो और अपनी गलती की जिम्मेदारी लो, तभी तुम रावी के पापा के नजर में उठ पाओगे। आगे येमान को प्रिंग की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और दोनों परिवार की सहमति से येमान और प्रिंग की शादी फिक्स हो जाती है। आगे जब रावी को इस बारे में पता चलता है तो बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। तो उसके पापा कहते हैं, येमान को भूल जाओ बेटा, वो तुम्हारे लायक नहीं है, जो अपने हवस पर अभी काबू नहीं कर सकता तो वो लाइफ टाइम तुम्हारा साथ क्या निभाएगा? इससे अच्छा है कि तुम अभी ही उसका साथ छोड़ दो, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है बेटा। तो रावी अपने पापा की बात मान लेती है और बेचारी खूब रोती है। दूसरी तरफ प्रिंग और पाकजा रावी के सामने ही शादी की तैयारियां करते हैं और उसे जलाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। तो रावी भी प्रिंग को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, तुम्हें तो मेरी जूठन खाने की आदत हो गई है, इसलिए तो तुम मेरे छोड़े हुए बॉयफ्रेंड को अपना पति बना रही हो। तो प्रिंग को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और रावी उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। रावी अपनी दोस्त जैन के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। तो जैन कहती है, मुझे पहले से ही वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं हमेशा तुमसे कहती थी कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती थी। अच्छा हुआ शादी से पहले ही तुम्हारे सामने उसकी सच्चाई आ गई, अब तुम उसे भूल जाओ। तो रावी कहती है, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग मेरे सामने शादी की तैयारियां कर रहे हैं जिसे देखकर मेरा जख्म ताजा हो जाता है। तो जैन कहती है, तो क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए चली जाओ ताकि तुम्हारा मन भी बहल जाए। तो रावी जैन के कहने पर बाहर घूमने के लिए चली जाती है। आगे थाना जैन से मिलने के लिए आता है। तो जैन थाना को उसी जगह पर जाने को कहती है ताकि रावी का मूड फ्रेश हो जाए। आगे थाना को जैन से रावी के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि रावी भी उसी रिजॉर्ट में गई है अपना मन हल्का करने के लिए। तो थाना भी उसी रिजॉर्ट में जाता है अपनी बेटी के साथ ताकि वो रावी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। आगे रावी ताइवान को देखकर बहुत ही खुश होती है, उसके साथ खेलती है और खूब मजे करती है। इधर ये मान रावी का पीछा ही नहीं छोड़ता और उसे बार बार मैसेज करता है। तो रावी उसके मैसेज को इग्नोर करती है, लेकिन ये मान का मैसेज आना बंद ही नहीं होता। तो रावी कहती है, तुमने मेरे साथ जो भी वक्त बिताया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब हम दोनों को इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। और रावी ये मैसेज ये मान को भेज देती है और इसी चक्कर में उसका फोन पानी में गिर जाता है। तो रावी अपना फोन ढूंढने के लिए पानी में कूद जाती है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और उसे लगता है कि रावी अपने प्यार के गम में सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। तो थाना रावी को बचाने के लिए जाता है और उसे कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और
थाना इसी वजह से रावी को खूब डांटता है, लेकिन जब रावी उसे बताती है कि वो यहाँ पर सुसाइड करने नहीं आई थी बल्कि अपना फोन ढूंढने के लिए आई थी, तो थाना ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे थाना रावी को उसके घर छोड़ता है, तो रावी उसे अपने घर के अंदर बुलाती है ताकि वो अपने कपड़े सुखा सके और वो उसका फोन यूज कर सके। आगे थाना रावी का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने घर खाने पर बुलाता है, तो रावी उसके घर जाती है और वहाँ पर सब साथ में खूब एंजॉय करते हैं। आगे थाना रावी को समझाता है कि वो अपनी पुरानी याद से उभरने की कोशिश करे, क्योंकि जब तक तुम अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ोगी तब तक तुम प्रेजेंट में आगे नहीं बढ़ पाओगी। आगे इधर प्रिंग येमान के घर में शिफ्ट हो जाती है शादी से पहले, ताकि वो येमान के साथ गुलछर्रे उड़ा सके और अपने प्यार के फूल खिला सके, पर येमान उसे भाव ही नहीं देता, उल्टा उसके साथ बदतमीजी से बात करता है। तो प्रिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अपनी मॉम के पास जाती है येमान की शिकायत करने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें येमान को थोड़ा टाइम देना चाहिए, इतनी जल्दी तुम उसे अपना नहीं बना सकती, बस तुम्हें सब्र रखना होगा। प्राचीन की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो रावी प्राचीन के कब्र पर जाती है उसके मिलने के लिए और प्राचीन को याद करके बहुत ही इमोशनल होती है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जैन, रावीन और प्राचीन तीनों ही अपने फ्यूचर को लेकर बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये तीनों हाई स्कूल से ही एक साथ पढ़ते थे और इन तीनों की दोस्ती काफी गहरी थी। प्राचीन रावी से प्यार करता था, पर रावी ने कभी भी प्राचीन को उस नजर से नहीं देखा होता है, वो बस उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, पर प्राचीन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो एक दिन रावी को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, तो रावी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और प्राचीन को कहती है मैंने कभी भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, मैंने बस तुम्हें अपना एक सच्चा दोस्त माना है और मैं तुमसे भी उम्मीद करूंगी कि तुम ये प्यार व्यार वाली बातें छोड़कर सिर्फ हमारी दोस्ती पर फोकस करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस प्यार के चक्कर में हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। और रावी प्राचीन को बहुत ही प्यार से समझाती है, पर प्राचीन पर इस बात का कोई असर नहीं होता। आगे प्राचीन मरने से पहले रावी को कॉल करता है और कहता है मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को संभाल लूं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया और आज मैं इस लाइफ से इतना तंग आ चुका हूँ कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में अब आगे क्या करूँ। तो रावी प्राचीन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो प्राचीन को कहती है तुम कहाँ पर हो, वहीं पर रुको, मैं वहीं पर आ रही हूँ। और रावी प्राचीन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले ही प्राचीन ने सुसाइड कर ली होती है। तो रावी प्राचीन की कब्र को देखकर कहती है तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया प्राचीन, और ये कहकर रावी खूब रोती है कि तभी उधर से दा उन दोनों को देख रही होती है। तो दा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है रावी को वहाँ पर देखकर। आगे रावी के जाने के बाद देविका प्राचीन के कब्र पर जाती है और उसके फूल को फेंककर अपना फूल चढ़ा देती है और देविका प्राचीन को याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है, पर उसके अंदर रावी के लिए बहुत गुस्सा और नफरत होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ रावी की वजह से बर्बाद हुई है। आगे देविका घर जाती है तो उसके सारे फैमिली मेंबर उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उस पर प्यार लुटाते हैं कि तभी उधर से तवान आती है। तो देविका तवान को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तो तवान को देविका का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि देविका उसे टाइट से पकड़ी हुई होती है। तो तवान अपने आप को छुड़ा कर वहाँ से चली जाती है। तो देविका ये देखकर खूब रोती है। दूसरी तरफ पाकजा के बेटे प्रेम की एंट्री होती है। प्रेम अपनी बहन की शादी के लिए घर आया होता है, तो पाकजा अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो प्रेम कहता है मॉम आप सब ये क्या कर रही हैं, आपको पता है ना ये मान रावी से प्यार करता है, फिर आप उसकी शादी प्रिंग से कैसे करवा सकती हैं? आप लोगों ने फिर से साजिश करके रावी की खुशियों को बर्बाद कर दिया, क्या आप लोगों के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है? तो प्रिंग अपने भाई पर ही भड़कने लगती है और कहती है तुम हमेशा उस रावी की साइड लेते हो, तुम मेरे भाई हो या उसके? तो प्रेम कहता है मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस सच्चाई के साथ खड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि रावी सही है और तुम लोग गलत। आप लोग कब तक अपनी साजिशों से उन लोगों का दिल दुखाते रहेंगे? तो प्रिंग कहती है अपनी बकवास बंद करो, जब तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो इन सब के बीच में बोलने का हक तुम्हें नहीं है। और वैसे भी ये मान से मैं प्यार करती हूँ और ये मान भी मुझसे प्यार करता है, तो हम दोनों की शादी हो ही रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो प्रेम कहता है मुझे भी पता है कि ये मान किससे प्यार करता है, तुमने रावी से बदला लेने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसका प्यार भी, और फिर भी तुम लोगों को कोई चैन नहीं है। और यहाँ पर दोनों भाई बहन में लड़ाई हो जाती है। ये प्रेम रावी से मिलता है तो रावी प्रेम को देखकर बहुत ही खुश होता है। तो प्रेम रावी से अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता है। तो रावी कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, गलती उन लोगों की रहती है, लेकिन आप उन लोगों की तरफ से माफी मांगते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने कोई भी गलती नहीं की है, आपने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया है और अपनी बहन माना है। तो प्रेम कहता है मैंने बहुत कोशिश की कि वो लोग सुधर जाएं, पर वो लोग अपनी साजिशों और चालबाजी से बाज ही नहीं आते, जिस वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमेशा तकलीफ होती है। और मैं माफी मांगने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता। तुम लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया, अगर अंकल ने मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया होता तो आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाता। तो रावी कहती है भाई प्लीज ये सब कहना बंद कीजिए, हम
हमने आप पर कोई भी एहसान नहीं किया है, हम एक परिवार हैं और आप मेरे अच्छे भाई, इसलिए आप मुझसे माफी मांगना बंद कीजिए। दूसरी तरफ थाना अपनी बेटी तवान को समझाता है कि उसने देविका आंटी के साथ ऐसा क्यों किया। देविका आंटी तो उसे कितना प्यार करती है और वो साल में एक बार ही तो उससे मिलने आती है। तो तवान कहती है मुझे देविका आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत ही अजीब तरह से देखती है और मुझे टाइटली हग भी किया, जिस वजह से मैं वहाँ से चली आई। तो थाना अपनी बेटी को समझाता है कि जैसा वो देविका आंटी के बारे में सोच रही है, देविका आंटी वह नहीं है, वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए हमेशा खिलौने भी तो लाती है, इसलिए वो आइंदा से देविका आंटी के साथ इस तरह बिहेव ना करे। अगर देविका आंटी तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें भी देविका आंटी से प्यार करना चाहिए ना। तो तवान कहती है ठीक है पापा, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। आगे थाना को पता चलता है कि देविका वापस इसलिए आई है क्योंकि आज प्राचीन की डेथ एनिवर्सरी है और वो उसे श्रद्धांजलि दे सके। तो थाना जैसे ये बात सुनता है तो वो अपनी बहन पर गुस्सा करता है और कहता है कब तक तुम पास्ट को लेकर जीती रहोगी। मैंने तुम्हें यूएस भेजा ताकि तुम अपने आप को संभाल सको, लेकिन तुम अभी तक पास्ट में ही अटकी हुई हो। तो देविका कहती है मैंने बहुत कोशिश की कि मैं प्राचीन को भूल जाऊं, पर मैं प्राचीन को नहीं भूल पा रही भाई, और खासकर मैं उस औरत को नहीं भूल पा रही जिसकी वजह से मेरी सारी खुशियों को आग लग गई। उस औरत की वजह से मैं अपनी बेटी को अपना नहीं सकती, उसे अपना नाम नहीं दे सकती और मेरी बेटी को बिना बाप के जीना पड़ रहा है, और ये सब उस औरत की वजह से हुआ है जो मेरी खुशियों को खा गई। मैं उस औरत को कभी भी माफ नहीं करूंगी। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब प्राचीन की मौत हुई थी तो देविका पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी और उसे तभी पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। तो देविका ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो गई थी क्योंकि वो बिना शादी के ही माँ बन गई थी। अगर ये बात बाहर चली जाती, उसके पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और उसके पापा कभी भी उसे माफ नहीं करते। तो देविका यही सब बात सोच सोच कर बहुत ही पैनिक करने लगती है। तो उसका भाई उसे समझाता है तुम इन सब की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हारे इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा और तुम्हारी इज्जत पर आंच भी आने नहीं दूंगा। बस तुम्हें यूएस जाना होगा और वहीं पर तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा। उसके बाद मैं इस बच्चे का बाप बनकर इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालूंगा और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने आप को संभालोगी और स्ट्रॉन्ग बनकर रहोगी। और यहाँ पर हमें फाइनली पता चलता है कि तवान थाना की नहीं बल्कि देविका और प्राचीन की बेटी है। आगे थाना रावी से मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढते रहता है क्योंकि उसे रावी से प्यार हो गया होता है और वो अपनी बेटी को जरिया बनाकर रावी से मिलने के लिए जाता है और उसे कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश करता है। तो रावी कहती है थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो थाना कहता है अगर तुम्हें कभी भी अच्छा फील ना हो और किसी से बात करने का मन हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो रावी को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे प्रेम रावी को कहता है तुम कल शादी में मत आना, मुझे पता है तुम्हें ये सब देखा नहीं जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी दर्द हो। तो रावी कहती है मुझे दर्द तो जरूर होगा लेकिन मैं उस शादी में जरूर जाऊंगी। इधर थाना को भी रावी की फिक्र होती है तो वो उससे पूछता है क्या तुम शादी में जाओगी। तो रावी कहती है पता नहीं। तो थाना कहता है अगर मेरी मानो तो तुम उस शादी में मत जाओ। तो रावी कहती है लेकिन ऐसा क्यों, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं क्यों ना जाऊं। तो थाना कहता है अगर तुम उस शादी में जाने का सोच रही हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना ताकि मैं तुम्हें कंपनी दे सकूं। अगली सुबह थाना के घर पर रावी, प्रिंग और येमान की बातें चल रही होती कि येमान और रावी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो येमान की शादी प्रिंग से होती है। तो थाना के पापा कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा लोग आजकल डेटिंग करते हैं पर उन लोगों की शादी नहीं होती और ये हमारे लिए अच्छा मौका है, इसलिए थाना रावी को पटाने की कोशिश करो क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम्हें भी रावी पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रावी इस खानदान की बहू बने। तो थाना कहता है ठीक है पापा। इधर देविका जब रावी के बैकग्राउंड के बारे में जानती है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की तो वही है जिसने उसकी लाइफ बर्बाद की है। तो देविका रावी का नाम सुनते ही पूरी तरह पैनिक करने लगती है। आगे थाना देविका से पूछता है कि वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो देविका उसे बताती है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी खुशियों को आग लगाई है और तुम उसी लड़की से प्यार करने लगे हो। तो थाना जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे येमान और प्रिंग के शादी का दिन आ जाता है और वो दोनों अपनी शादी की रस्में कर रहे होते हैं। तो येमान बेचारा मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ होता है और सारे लोग उसे बधाइयां देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तभी वहाँ पर रावी की एंट्री होती है। तो प्रिंग जैसे ही रावी को देखती है वो तो गुस्से से पागल ही हो जाती है। आगे रावी उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए जाती है और रावी येमान को कहती है मैं तुम्हारी खुशियों की कामना करूंगी। और वो प्रिंग को भी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी खुशियों को छीन कर खुश रह पाओगी, जो मेरा है मैं उसे वापस लेकर रहूंगी। और रावी ये कहकर वहाँ से चली जाती। तो प्रिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी रस्मों को छोड़कर रावी के पीछे जाती है और उस पर भड़कने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पाकजा आ जाती है और मामले को संभाल लेती है। इधर थाना भी अपनी दोनों बहन के साथ उस शादी में आता है। तो देविका का सामना रावी से हो जाता है। तो देविका जैसे ही रावी को देखती है वो तो फिर से पैनिक करने लगती है। तो उसका भाई उसे संभालता है। तो देविका अपने भाई को कहती है यही वो लड़की है जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। इधर दालिन के हीरो की एंट्री होती है।
तो मान ये मान का छोटा भाई होता है। तो ये दोनों पहली बार जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इन दोनों के बीच फोटो को लेकर लड़ाई हो जाती है। दालिन मान को उसका खींचा हुआ फोटो दिखाने को कहती है पर मान दिखाने से मना कर दी, जिस वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है। इधर पाक जा अपनी सोतन को जलाने के लिए कहती है, तुम्हारी बेटी की खुशियों को आग लग गई है, तुम्हारी बेटी का होने वाला पति अब मेरी बेटी का पति हो गया है। तो रावी की मॉम जैसे ये सुनती है उनका तो दिल ही टूट जाता है। रावी उदास खड़ी हुई होती है कि तभी वहाँ पर थाना आता है। तो रावी कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, इस पार्टी में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा, उन्हें लगता है मैं ही बुरी हूँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, कम से कम तुम मुझे कंपनी तो दोगे। कि तभी रावी को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम रोते हुए रावी को कहती है, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा और यमान का ब्रेकअप हो गया और यमान प्रिंस से शादी कर रहा है। उस माँ बेटी ने मिलकर मेरी बेटी की भी लाइफ बर्बाद कर दी, जिस तरह उन लोगों ने मेरी की थी। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसने जो तुम्हारे साथ किया है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो रावी अपनी माँ को समझाती है और कहती है, माँ आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। आगे यमान रावी के पास जाता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब प्रिंस और उसकी माँ की साजिश है। उसने जानबूझकर मुझे इस मामले में फंसाया है ताकि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। प्लीज मेरी बात पर भरोसा करो, मैं जल्दी उसे डाइवोर्स देकर तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो रावी भी उन माँ बेटी से बदला लेने के लिए ये माँ से प्यार से बात करती है और कहती है, अगर तुम सच में प्रिंस से डाइवोर्स लेना चाहते हो तो फिर उसे डाइवोर्स दो, उसके बाद मेरे पास वापस आना, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो ये मान के सुनकर खुश हो जाता है और वो रावी को गले लगा लेता है। कि तभी वहाँ पर थाना और देविका आ जाते हैं। तो देविका कहती है, देखा ये एक नंबर की कमीनी औरत है, अपने ही बहन के पति के साथ इश्क लड़ा रही है, इसे लोगों की फीलिंग्स को कुचलने में बड़ा ही मजा आता है। तो थाना भी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि थाना के दिल में कश्मकश रहती है कि उसकी बहन जो रावी के खिलाफ कह रही है क्या वही सच है, रावी सच में घर तोड़ने वाली लड़की है। आगे देविका अपने भाई थाना से प्रॉमिस लेती है कि अगर तुम्हें कभी भी फ्यूचर में मौका मिला तो तुम रावी से बदला लोगे और उसे भी वही दुख दर्द दोगे जिस दर्द से तुम्हारी बहन गुजर रही है, उसे भी तुम उतना ही चोट पहुंचाओगे जिसे वो जिंदगी भर ना भूल पाए। तो थाना को भी लगता है कि रावी उसी टाइप की लड़की है जैसा उसकी बहन बता रही है। तो थाना अपनी बहन से प्रॉमिस कर देता है और कहता है, मैं उस लड़की को इतना दुख दर्द पहुंचाऊंगा जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी, मैं उससे तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ ये मान नशे की हालत में घर आता है और वो रावी रावी चिल्लाता है। तो प्रिंग पूरी कोशिश करती है कि वो ये मान के रावी का भूत उतार सके और वो उसके साथ रंग रलियां मनाने लगती है, पर ये मान पर उसके इस प्यार का भी कोई असर नहीं हो। वो दोनों रात में रंग रलियां तो मना लेते हैं, लेकिन अगली सुबह ये मान प्रिंग को मुंह भी नहीं लगाता। तो प्रिंग कहती है, आज मेरा इस घर में पहला दिन है और तुम अपनी वाइफ को इस तरह अकेले छोड़कर काम पर जा रहे हो, ये क्या बात हुई, और वैसे भी हम लोग हनीमून पर कब जा रहे हैं। तो ये मान कहता है, मैंने तुमसे शादी करके तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसके आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और ये मान उसे 4 बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो प्रिंग गुस्से से घर जाती है और अपना दुखड़ा अपनी माँ को सुनाती है। उसकी माँ कहती है, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे तुम भी ये मान के दिल में जगह बना लोगी। दूसरी तरफ थाना घर छोड़कर जाने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम अभी अभी तो आए हो, इतनी जल्दी जा रहे हो। तो प्रेम कहता है, मेरा जो काम था मैंने वो कर लिया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए और मुझे इस आलीशान घर में बिल्कुल भी नहीं रहना जहाँ पर सिर्फ साजिश होती है लोगों को चोट पहुँचाने की। और प्रेम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देविका भी अपने घर वालों से विदा लेकर यूएस जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने भाई को कहती है, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम्हें उस लड़की को चैन से जीने नहीं देना है। और देविका ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तब थाना के पापा रावी के पापा के साथ एक डील करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस डील के साथ अपनी कंपनी को और बड़ा बना सके। और इधर ये मान के पापा भी रावी के पापा के सामने एक प्रपोजल रखते हैं। तो रावी के पापा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिरकार वो डील साइन करे तो करे किसके साथ। तो रावी के पापा कहते हैं, ये सब रावी हैंडल करेगी और रावी ही डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ काम करना चाहती है। आगे थाना अपने पापा से पूछता है, पापा आप क्या श्योर हैं कि रावी के पापा हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो थाना के पापा कहते हैं, मैंने रावी के पापा के सामने ऐसा ऑफर रखा है, वो मना कर ही नहीं सकते। आगे वो लोग उन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग एक मीटिंग बिठाते हैं जहाँ पर वो लोग अपने प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर थाना रावी की तरफ जरा सा भी नहीं देखता, बस वो अपने काम पर ही फोकस करता है। तो रावी को ये सब बहुत ही अजीब लगता है और उसे बुरा भी लगता है कि थाना उससे बात ही नहीं कर रहा, बस बिजनेस की ही बात कर रहा है। आगे वो लोग इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जा रहे होते हैं जमीन देखने के लिए। तो थाना रावी को कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए, वैसे भी हम दोनों को एक ही जगह जाना है तो क्यों ना हम दोनों साथ में चले।
तो रावी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली भी आ सकती हूँ। तो थाना कहता है अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं ये प्रोजेक्ट अभी भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो बेचारी रावी को मजबूरन थाना की बात माननी पड़ती है। आगे थाना रावी को लेने के लिए आता है तो थाना एक मौका भी नहीं छोड़ता रावी के साथ फ्लर्ट करने का और उसके करीब जाने का। तो जब भी रावी के करीब जाता है तो रावी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। आगे वो लोग साइड देखने के लिए जाते हैं तो थाना रावी की यहाँ पर केयर करता है तो रावी को बहुत ही अच्छा लगता है। इधर प्रिंग गुस्से से अपने मायके में बैठी हुई होती है तो उसकी मॉम कहती है तुम अपने ससुराल जाओ और अपने पति का घर संभालो। तो प्रिंग कहती है जब तक ये मान मुझसे माफी मांगने नहीं आएगा मैं तब तक ससुराल नहीं जाऊंगी। तो पाक जा अपनी बेटी के लिए ये मान को कॉल करती है और कहती है मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसे जानकर तुम खुश हो जाओगे। और पाक जा ये मान को बता देती है कि रावी के पापा और थाना के पापा एक दूसरे के साथ एक डील साइन कर रहे हैं और उस डील के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। तो ये मान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने पापा को बताता है। तो उसके पापा कहते वो दोनों हमारे ही नाक के नीचे एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये मान तुम्हें किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार वो दोनों किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये मान कहता है ठीक है। आगे ये मान प्रिंग को लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है और उसके बाद वो इस प्रोजेक्ट का पता लगाने के लिए रावी के पास जाता है। तो रावी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तक तुम प्रिंग से अपना रिश्ता खत्म नहीं कर देते तब तक हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये मान कहता है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो रावी कहती है मैंने तुमसे वादा किया है ना कि जैसे ही तुम प्रिंग से अपना रिश्ता खत्म कर लोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा वापस आ जाऊंगी। तो ये मान ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। आगे रावी प्रिंग को चिढ़ाने के लिए ये मान के साथ चिपक कर फोटो क्लिक करवाती है और उसे पोस्ट भी कर देती है। इधर थाना जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बहुत जलन भी होती है। इधर प्रिंग जब उन दोनों को एक साथ देखती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। इधर ये मान धोखे से उस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता चलता है जिसे जानकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंग गुस्से से यमान को वापस लेने के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सही टाइम पर बंटी आ जाता है और वो प्रिंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे थाना रावी को अपने रूम में बुलाता है काम के बहाने से। तो रावी जब उसके रूम में जाती है तो उस रूम में कोई भी नहीं होता उन दोनों के अलावा। रावी थाना को कहती है क्या यहाँ पर सिर्फ हम ही दोनों काम करेंगे? तो थाना कहता है क्यों, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तो रावी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। आगे वो दोनों काम से रिलेटेड बातें करते हैं तो थाना रावी से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो रावी उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है मैं यहाँ पर अपने ऑफिस वर्क के काम से आई हूँ, ना कि अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। और रावी ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो थाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो रावी को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो रावी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं छुड़ा पाती कि तभी ये मान रावी से मिलने के लिए आ जाता है। तो थाना कहता है अगर तुम इस तरह बाहर जाओगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए तब तक यहीं पर रहो जब तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ से नहीं चला जाता। तो रावी को वहीं पर रुकना पड़ता है। तो थाना रावी के साथ फ्लर्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और बेचारी रावी कुछ कह भी नहीं पाती। आगे ये मान वहाँ से चला जाता है और रावी भी हड़बड़ी में वहाँ से चली जाती है। तो थाना ये सब करके बहुत ही खुश होता है और कहता है तुमने मेरी बहन को जितना दुख दिया है मैं उसका 100 गुना तुम्हें वापस लौटाऊंगा। इधर पाक चाहिए मान को कॉल करती है और कहती है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी तुम्हारी वजह से, तुम अपनी वाइफ से मिलने कब आ रहे हो? तो ये मान कहता है मैंने उसे यहाँ पर आने को कहा था, मैं यहाँ पर काम की वजह से आया हूँ। आपकी बेटी को जब ये बात समझ में नहीं आती तो इसमें मेरी क्या गलती है? और ये मान ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो बेचारी पाक जाकर मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। इधर रावी उस किस को याद करके पूरी तरह पागल हो जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। आगे रावी अपना सामान पैक करके जा रही होती है। तो थाना कहता है तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तो रावी कहती है कुछ देर में हमारी मीटिंग होने ही वाली है, उसके बाद हम घर वापस ही जाएंगे, तो मैंने उससे पहले ही अपना सामान पैक कर लिया ताकि मैं उधर से ही घर के लिए निकल जाऊँ। तो थाना कहता है कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रही ताकि तुम मुझे अवॉइड कर सको? तो रावी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थाना कहता है सच में? आगे वो लोग जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ये मान आ जाता है रावी को लेने के लिए और वो थाना को कहता है दे दो, रावी मेरे साथ जाएगी। तो थाना कहता है रावी मेरे साथ यहाँ पर आई है तो वो मेरे साथ ही जाएगी। और तुम होते कौन हो रावी पर हक जताने वाले? तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो अपनी वाइफ के पास क्यों नहीं जाते? और यहाँ पर दोनों में रावी को लेकर बहस होने लगती है। तो रावी कहती है तुम दोनों कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि मैं किसके साथ जाऊंगी? मेरी मर्जी में जिसके साथ जाऊं। और रावी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो ये मान थाना को वार्निंग देता है कि वो रावी से दूर रहे। तो
तो थाना भी कहता है मैं रावी से दूर क्यों रहूं, वैसे भी मुझे वो पसंद आने लगी है तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और थाना ये मान को चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब रावी को पता चलता है कि प्रिंग का एक्सीडेंट हो गया है तो रावी प्रिंग को कॉल करती है और उसे बताती है इतनी जल्दी तुम नहीं मरोगी, जितना तुमने मुझे दुख दिया है उसका 100 गुना दुख जब तक मैं तुम्हें नहीं दे देती तब तक तुम तो बिल्कुल भी नहीं मरोगी और तुम्हारा पति जल्द ही मेरा होगा। तो प्रिंग जैसे ये सुनती है वो तो गुस्से से बौखला ही जाती है। आगे वो लोग मीटिंग में जाते हैं तो थाना का सारा ध्यान रावी पर ही रहता है और रावी ये सब नोटिस कर रही होती है तो बेचारी को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। आगे थाना रावी को घर छोड़ता है तो वो पूरे रास्ते रावी से सिर्फ फ्लर्ट ही करता है और बेचारी रावी उसके किसी बात का ढंग से जवाब भी नहीं दे पाती। इधर दालिन मान से अपना फोटो लेने के लिए उससे मिलने के लिए पब जाती है पर मान वहाँ पर बहुत ही लेट से आता है जिस वजह से वहाँ पर कुछ गुंडे दालिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन सही टाइम पर मान आ जाता है और दालिन को बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन माइक प्रिंग से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे प्रिंग से प्यार हो गया होता है, इसलिए वो उसे पटाने की कोशिश करता है ताकि उन दोनों की बात जम जाए। तो प्रिंग माइक से उसकी पूरी डिटेल्स लेती है और प्रिंग को ये भी पता चल जाता है कि माइक थाना के साथ काम करता है कि तभी वहाँ पर पाकजा आ जाती है और वो माइक के सारे सपने पर पानी फेर देती है और माइक को बताती है कि प्रिंग शादीशुदा है इसलिए वो उससे दूर रहे। तो माइक अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चला जाता है। तो प्रिंग अपनी मॉम को कहती है मॉम आपको उससे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, उसने हमारी कितनी हेल्प की है और आपने उससे कितनी रूडली बात की। तो पाकजा कहती है मैं उन जैसे लड़कों को जानती हूँ, वो तुम पर लाइन मार रहा था और उन जैसे लड़कों को उनकी सही जगह दिखाना ही ठीक होता है। तो प्रिंग अपनी माँ को माइक के बारे में पूरी बात बताती है तो उसकी माँ जैसे ये सुनती है कि माइक थाना के साथ काम करता है तो उसे इस बात से बहुत ही रिग्रेट होता है कि उसने माइक से इस तरह बात क्यों की। तो पाकजा अपनी बेटी को कहती है तुम्हें माइक से नजदीकियां बढ़ानी होगी। तो प्रिंग कहती है लेकिन ऐसा क्यों मॉम। तो पाकजा कहती है तुम्हारे अंकल थाना के साथ काम कर रहे हैं इसलिए हमें अपने सोर्सेज बढ़ाने होंगे ताकि फ्यूचर में हम इन लोगों का इस्तेमाल कर सके। आगे ये मान अपने पापा के कहने पर प्रिंग को लेने के लिए आता है तो प्रिंग यहाँ पर भी ये मान से लड़ाई करने लगती है तो उसकी माँ अपनी बेटी को समझा बुझाकर ये मान के साथ भेज देती है पर प्रिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो ये मान पर खूब चिल्लाती और कहती है तुम कब तक उस रावी के पीछे भागोगे, तुम्हें नहीं पता वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो तुम्हें सिर्फ अपना एक कुत्ता समझती है जिसके सामने तुम दुम हिलाते रहते हो, क्या तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये मान को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंग पर हाथ उठा देता है लेकिन तभी वहाँ पर मान आ जाता है और अपने भाई को ये गलती करने से रोक देता है और कहता है आप गुस्से में हो भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी वाइफ पर हाथ उठाओगे। तो ये मान कहता है अपने काम से काम रखो और ये मान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे ये मान प्रिंग से पीछा छुड़वाने के लिए उसे ढेर सारे पैसे देता और कहता है तुमने इसी पैसों के लिए मुझसे शादी की थी ना, तो ये लो ढेर सारे पैसे और मेरी लाइफ से दफा हो जाओ। भले ही इस घर में हम दोनों वाइफ हस्बैंड हैं लेकिन बाहर में हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे, ना तुम मेरे काम में टांग अड़ाओगी और ना ही मैं तुम्हारे काम में टांग अड़ाऊंगा। और ये मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रावी थाना को अवॉइड करने का एक मौका नहीं छोड़ती तो थाना को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ पाकजा बिजनेस को लेकर बहुत ही टेंशन में रहती है क्योंकि सारे बिजनेस पर रावी का कब्जा होता है और उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा होता है। तो पाकजा अपनी बेटी को कहती है अब तुम्हें भी बिजनेस में जाना होगा, अगर तुमने अभी से ऑफिस में काम नहीं किया तो तुम्हारे अंकल अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी रावी को दे देंगे और हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी जो मैं नहीं होने देना चाहती। इसलिए प्रिंग तुम्हें ऑफिस जाकर वहाँ की बागडोर को संभालना होगा। आगे पाकजा अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से रावी के पापा को मनाने की कोशिश करती है ताकि वो प्रिंग को अपने ऑफिस में काम करने की परमिशन दे दे। पहले तो रावी के पापा इस बात के लिए नहीं मानते लेकिन पाकजा उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरती है कि बाद में वो तैयार हो जाते हैं। आगे प्रिंग भी ऑफिस में काम करने के लिए आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि उसे एक सेक्रेटरी की जॉब ऑफर की गई है वो तो पूरी तरह बौखला जाती है और अपना सारा गुस्सा वहाँ के स्टाफ पर निकालने लगती है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और प्रिंग को उसकी असली जगह दिखाती है और उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देती है। तो प्रिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो रावी पर कॉफी फेंक देती है और यहाँ पर दोनों बहन में जमकर लड़ाई होती है कि तभी वहाँ पर रावी के पापा आ जाते हैं और उन दोनों को शांत करते हैं। आगे रावी के पापा रावी को कहते हैं मेरी ही गलती है जो मैंने प्रिंग को यहाँ पर काम करने को कहा, लेकिन मुझे उस पर दया आ गई क्योंकि वो मेरे भाई की बेटी है और इस बिजनेस पर उन लोगों का भी हक है, तो मैं चाहकर भी उन लोगों को इन सब से दूर नहीं रख सकता। तो रावी कहती है कोई बात नहीं पापा। आगे रावी के पापा रावी को बताते हैं कि कल थाना की कंपनी और हमारी कंपनी
पूरे दुनिया के सामने ये अनाउंस करने वाली है कि हम दोनों साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कल तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो रावी कहती है पापा मैं नहीं जा सकती, मैं बिजी हूँ, आप किसी और को अपने साथ लेकर चले जाइए। तो रावी के पापा कहते हैं अगर तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगी तो मुझे प्रिंग को ही अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अगले दिन दोनों बिजनेस एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद थाना के पापा सबके सामने ये अनाउंस करते हैं कि वो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं और वो अपने बेटे को अपने पोस्ट पर नियुक्त कर रहे हैं और थाना ही आज से हमारी कंपनी को संभालेगा और वही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा। आगे थाना और रावी के पापा मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। इधर प्रिंग जैसे ही थाना को देखती है उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और उसे लगता है कि थाना ये मान से बहुत ही अमीर है और वो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही हैंडसम है। और प्रिंग की नजर ये मान से हटकर सीधा थाना पर अटक जाती है और वो थाना के क्लोज जाने की कोशिश करती है। आगे प्रिंग घर जाती है और अपनी मॉम को थाना के बारे में बताती है और कहती है मॉम मुझे इतनी जल्दी ये मान से शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था। काश थाना मेरी लाइफ में पहले आ जाता तो मैं ये मान को मुंह भी ना लगाती और थाना के साथ अपनी लाइफ को सेट कर लेती। तो उसकी माँ कहती है अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम्हारी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस रिश्ते में बंधी हुई हो, तुम डाइवोर्स भी ले सकती हो, उसके बाद तुम थाना से शादी करके अपनी लाइफ सेट कर सकते। तो प्रिंग कहती है आप सही कह रही हो मॉम, मैं थाना को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, उसे किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगी। इधर ये मान रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है। तो प्रिंग जैसे ये मान को देखती है उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और यहाँ पर फिर से मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और प्रिंग को जलाने के लिए ये मान को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे ये मान रावी को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है कि वो अपनी कंपनी को उसकी कंपनी के साथ मर्ज कर दे, ना कि वो थाना के साथ अपनी कंपनी को मर्ज करे। तो रावी कहती है हमारी कंपनी तो छोटी सी है, फिर तुम लोग हमारी कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मर्ज करने की प्लानिंग क्यों कर रहे हो, आखिरकार क्या बात है। तो ये मान अपने गलत इरादों को छुपाने के लिए रावी को कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कंपनी हमारी कंपनी के साथ मर्ज कर दो ताकि मैं तुमसे रोज मिलता रहूं। और यहाँ पर ये मान रावी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो रावी कहती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा और रावी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। इधर थाना रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है तो उसे प्रिंग के द्वारा पता चलता है कि रावी ये मान के साथ लंच करने के लिए बाहर गई है और प्रिंग थाना के साथ इतना बेचारी बनने का नाटक करती है कि थाना को भी प्रिंग पर दया आ जाता है और वो प्रिंग से रावी की और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और उससे ये पूछता है कि ये मान तो तुम्हारा हस्बैंड है, फिर वो रावी के साथ क्या कर रहा है। तो प्रिंग थाना के दिल में जगह बनाने के लिए उससे झूठ बोलती है कि मैं और ये मान एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमारी लाइफ पूरी तरह स्मूथली चल रही थी जब तक रावी हमारी लाइफ में नहीं आई थी, क्योंकि रावी को हमेशा मुझसे जलन होती थी और वो हमेशा मुझसे मेरी प्यारी चीज छीन लिया करती थी। रावी जैसे यूएस से वापस आई उसने ये मान को मुझसे चुरा लिया, उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। उसके बाद उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई, लेकिन बाद में ये मान को पता चला कि जिस लड़की से वो प्यार करता है रावी वैसी नहीं है, रावी एक नंबर की धोखेबाज है और वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। ये मान को जैसे ही रावी की सच्चाई पता चली तो वो मेरे पास वापस आ गया और हम दोनों की शादी हो गई, लेकिन फिर भी रावी को मेरी खुशियाँ देखी नहीं गई और वो अब भी मेरे पति पर डोरे डाल रही है। उसने मेरी शादीशुदा लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी। और प्रिंग थाना के सामने ऐसी नौटंकी करती है कि थाना को भी उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और उसे प्रिंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे प्रिंग ये सारा कारनामा करके अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम कहती है क्या थाना को तुम पर भरोसा हो गया। तो प्रिंग कहती है मॉम मैंने नौटंकी ही ऐसी की थी कि उसे मेरी हर बात पर भरोसा हो गया है मॉम, अब मैं अपने मकसद के काफी करीब आ गई हूँ। मैंने थाना के दिल में अपनी जगह बना ली है और धीरे धीरे मैं थाना के घर में भी जगह बना लूंगी। आगे प्रिंग थाना को पटाने के लिए अगले दिन उसे लंच पर लेकर जाती है। इधर दालिन को अपने एक प्रोडक्ट के लिए एक फोटोग्राफर की जरूरत होती है जो उसके प्रोडक्ट को अच्छे से कवर कर पाए। तो उसे मान का ख्याल आता है और वो उसे अपने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देती है और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दालिन की नजर अपने भाई और प्रिंग पर पड़ती है। तो दालिन अपने भाई के पास जाती है और कहती है आप प्रिंग के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई। तो थाना कहता है मैं घर जाकर तुम्हें सब बताऊंगा। तो प्रिंग बड़े ही प्यार से थाना को कहती है ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, चलो हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं। और प्रिंग थाने लेकर वहाँ से चली जाती है। तो दालिन को उन दोनों का साथ में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
इधर मान जब प्रिंग को थाना के साथ देखता है तो वो अपने भाई को बताता है कि आपकी वाइफ किसी और मर्द के साथ घूम रही है। तो ये मान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये मान फिर से रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है तो उसकी मुलाकात प्रिंग से हो जाती है। तो प्रिंग इस बार ये मान को बिल्कुल भी नहीं डांटती और ना ही उससे लड़ाई करती और कहती है, जैसा तुमने कहा था कि बाहर में हम दोनों अजनबी हैं और हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में टांग ना अड़ाएं, तो मैं भी तुम्हारी लाइफ में टांग नहीं अड़ाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो ये मान प्रिंग की ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे ये मान रावी से मिलने के लिए जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तो रावी कहती है, आज तुम बड़ी ही आसानी से मेरे ऑफिस के अंदर आ गए, क्या प्रिंग ने तुम्हें नहीं रोका? तो यमान कहता है, प्रिंग को शायद कोई और मिल गया है इसलिए अब वो मुझे परेशान नहीं करती। तो रावी जैसे ये सुनती है कि प्रिंग किसी और बंदे को पटा रही है तो रावी प्रिंग की जासूसी करती है और उसे पता चलता है कि प्रिंग अब जिस बंदे को पटा रही है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि थाना है। तो रावी ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे अपने प्लान को बदलना पड़ता है, क्योंकि वो यमान के पीछे इसलिए थी क्योंकि प्रिंग उससे प्यार करती थी, लेकिन अब प्रिंग थाना को पटाने की कोशिश कर रही है। तो अब उसे थाना को प्रिंग से छीनना होगा ताकि वो उसके दर्द को महसूस कर सके। आगे रावी थाना से बहुत ही प्यार से बात करती है तो प्रिंग को बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों को एक साथ देखकर। तो थाना को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि इतने दिन से तो रावी उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज सामने से आकर वो उसे हाय हेलो कह रही है। आखिरकार ये सब क्या माजरा है। आगे थाना रावी के पास जाता है और कहता है, तुम तो मुझे इतने दिन से अवॉइड कर रही थी, लेकिन आज तुम सामने से आकर मुझसे बात कर रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? तो रावी कहती है, तुम्हें क्या लगता है? तो थाना रावी को किस करने लगता है। तो रावी कहती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो शर्म करो। और रावी ये कहकर जाने लगती है तो थाना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जबरदस्ती रावी को किस कर लेता है। तो रावी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी उधर से प्रिंग आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। तो प्रिंग सीधा रावी के पास जाती है और उसे मारने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन थाना बीच में आ जाता है और प्रिंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर प्रिंग नहीं रुकती। तो थाना माइक को कहता है कि वो प्रिंग को यहाँ से लेकर जाए। तो माइक प्रिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और रावी ये सब करके बहुत ही खुश होती है। आगे प्रिंग बाहर जाकर खूब गुस्सा करती है और कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे थाना पर हक जताने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो माइक कहता है, तुम्हारा थाना कब से हो गया है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता और वैसे भी तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, तो फिर तुम थाना के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तो प्रिंग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए माइक के सामने बेचारी बनने का नाटक करती है और कहती है, मैं रावी को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, वो थाना के साथ किसी मतलब के लिए है, वो बस मुझसे बदला लेने के लिए थाना का इस्तेमाल कर रही है और मैं नहीं चाहती कि रावी जैसी लड़की थाना की लाइफ को बर्बाद कर दे जैसा उसने मेरा किया था। तो माइक कहता है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी सर पहले से ही रावी को पसंद करते थे, अगर इन दोनों के बीच कुछ हो भी रहा है तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंग जैसे ये जानती है कि थाना पहले से रावी को पसंद करता है, उसे तो और मिर्गे का दौरा पड़ जाता है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि माइक उसका झूठ पकड़ ले। तो वो माइक के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग करती है और अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से माइक को अपने बस में कर लेती है। तो माइक भी उसकी सारी बातों पर भरोसा कर लेता है। आगे थाना उस किस को याद करके बहुत ही खुश हो रहा होता है कि तभी उसे अपनी बहन का दिया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि उसकी बहन ने उससे वादा लिया कि वो रावी की लाइफ को जहन्नुम बना दे। तो थाना के दिमाग में अपनी बहन की ही बातें घूमने लगती है और वो फिर से अपने बदले वाले मूड में आ जाता है और कहता है, रावी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिस तरह मेरी बहन दुख दर्द से गुजर रही है मैं भी तुम्हें उसी तरह गुजारूंगा। इधर रावी भी उस किस को याद करके बहुत ही खुश होती है और उसके दिल में भी थाना को लेकर फीलिंग्स आने लगती है। अगले दिन थाना सोचता है कि वो इस तरह छोटे मोटे प्लान से रावी के करीब नहीं जा सकता, उसे कुछ सॉलिड प्लान बनाना होगा ताकि वो रावी के करीब जा सके और उससे बदला ले सके। कि तभी उधर से माइक आता है और उसे बताता है कि अगले सैटरडे को उसका बर्थडे है, तो तुम अपने बर्थडे पर क्या करना चाहते हो? तो थाना जैसे ही अपने बर्थडे की बात सुनता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और थाना पर्सनली रावी से मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी बर्थडे पार्टी पर इन्वाइट करता है। तो रावी कहती है, मैं वहाँ पर क्यों आऊँ? तो थाना कहता है, अगर तुम मेरे बर्थडे पार्टी पर आओगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और थाना रावी के करीब जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तभी वहाँ पर प्रिंग आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसका खून ही खौल उठता है। आगे थाना के बर्थडे का दिन भी आ जाता है तो थाना अपने बर्थडे पर बहुत ही अमेजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और थाना रावी के आने का इंतजार करता है कि तभी रावी अपने दोस्त जैन के साथ उस पार्टी में आती है। तो थाना रावी को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो दोनों बात करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंग चुड़ैल आ जाती है उन दोनों के रोमांस में खलल डालने के लिए। तो रावी प्रिंग को आते हुए देख लेती है तो वो थाना से ऐसी बातें करती है जिससे थाना को भी लगता है कि
उसकी बहन रावी के बारे में जो कह रही थी, रावी सेम वैसी ही लड़की है, क्योंकि उसे एक पल के लिए लगता था कि रावी वैसी लड़की नहीं है जैसा सब उसके बारे में कहा करते हैं। पर रावी के एक्शन और उसकी बातों से थाना को पूरा यकीन हो जाता है कि रावी बिल्कुल उसी टाइप की लड़की है जैसा उसकी बहन उसे बताया करती थी। आगे प्रिंग थाना के करीब जाने की कोशिश करती है, पर थाना उसे भाव ही नहीं देता। आगे वो लोग गेम खेलते हैं जिसमें रावी बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। आगे प्रिंग रावी को सबक सिखाने के लिए फिर से उसके पास जाती है और कहती है, तुम जो ये नौटंकी कर रही हो ना, इसमें तुम कभी भी कामयाब नहीं होगी। थाना सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। तो रावी कहती है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम थाना को मुझसे नहीं छीन पाओगी और मैं वही दुख दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया है। जिस तरह तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुराया था, उसी तरह मैं तुम्हारे प्यार को तुमसे चुरा लूंगी। तो प्रिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों में फिर से मारपीट होने लगती है और यहाँ पर दोनों जमकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई को शांत कर देता है। तो जैन रावी को अपने साथ लेकर चली जाती है और कहती है, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक पी ली है जिस वजह से तुम्हें नशा चढ़ गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और कहता है, मैं रावी को घर छोड़ देता हूँ। तो जैन उन दोनों को करीब लाने के लिए वहाँ से कल्टी मार लेती है और रावी को थाना के भरोसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे थाना रावी को घर छोड़ने के लिए जाता है तो रावी नशे के हालत में ही थाना से पूछती है, क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो या कोई और वजह है जिस वजह से तुम मेरे करीब आ रहे हो? तो थाना कहता है, हाँ मेरी एक वजह है जिस वजह से मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ। तुमने मेरी बहन की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी, तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज खुलकर नहीं जी रही और मैं भी तुम्हारी लाइफ उसी तरह हेल बनाना चाहता हूँ। और थाना पूरी सच्चाई रावी के सामने बोल देता है, पर रावी उसकी बात सुनती ही नहीं क्योंकि वो सो जाती है। तो थाना इसी मौके का फायदा उठाकर रावी को होटल लेकर जाता है। तो रावी को जैसे ही होश आता है और वो अपने आप को होटल में देखती है तो वो थाना को कहती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे घर जाना है। और रावी घर जाने लगती है पर थाना उसे जाने नहीं देता और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। पर रावी इस किस के चक्कर में ही सो जाती है। तो थाना ये सब देखकर स्माइल करता है और उसे बेड पर लेटाता और कहता है, तुम सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। कि तभी थाना को फिर से अपना बदला याद आ जाता है और वो फिर से अपने बदले मोड में चला जाता है और रावी को अपना बनाने के लिए उसके साथ एक रात बिता लेता है। गुस्से से घर जाती है और अपना सारा गुस्सा यमान पर निकालती है और कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी मासूका बाहर में क्या कर रही है? वो दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अब उसका नया टारगेट थाना बना है जिसे वो पटाने की कोशिश कर रही है। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया वो तुम्हारी मासूका को ले उड़ेगा। तो ये मान जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह जब रावी को होश आता है और वो अपनी ऐसी हालत देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो थाना कहता है, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? कल रात तो तुम बहुत ही मजे से मेरे साथ वो सब कर रही थी लेकिन अब मुझसे शर्मा रही हो। तो रावी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे थाना रावी को घर लेकर जाता और कहता है, कल रात की तुम टेंशन मत लो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो रावी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो थाना कहता है, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? कल रात तुमने पूरी रात मेरे साथ बिताई है। अगर तुम कल प्रेग्नेंट हो गई तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए अभी से ही मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो रावी जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे थाना रावी को घर छोड़ता है। तो रावी के पापा को भी पता चल जाती है कि कल रात वो दोनों एक साथ थे। तो थाना रावी के पापा को कहता है, आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। आगे रावी के पापा रावी को कहते हैं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी थाना इसकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्योंकि थाना बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत ही अच्छे खानदान से आता है, इसलिए तुम्हें भी थाना के बारे में सोचना चाहिए। तो रावी कहती है, पापा मैं ऐसे कैसे थाना से शादी कर लूं जबकि मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और बस एक रात की वजह से हम दोनों अपनी लाइफ का फैसला नहीं कर सकते। मुझे कुछ टाइम चाहिए पापा इस बारे में सोचने का। दूसरी तरफ थाना अपने घर आता है और अपने पापा को बताता है कि वो रावी से शादी करना चाहता है। तो थाना के पापा जैसे ये सुनते हैं उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और कहता है, मैं तो यही चाहता था कि रावी मेरे घर की बहू बने और आज तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। आगे थाना के पापा रावी के पापा के घर जाते हैं रावी का हाथ मांगने के लिए। तो रावी के पापा कहते हैं, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रावी की भी मर्जी होनी चाहिए और ये रावी ही फैसला करेगी कि वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। तो थाना के पापा कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, बच्चों को ही एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारनी है तो उन दोनों का फैसला ही मायने रखता है। आगे रावी के पापा शादी के बारे में बताते हैं। तो रावी कहती है, पापा मैं ऐसे कैसे थाना से शादी कर लूं जबकि मैं उससे प्यार नहीं करती। तो रावी के पापा कहते हैं, थाना बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे प्यार भी तो करता
कहता है, मुझे पता है तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारे धोखे खाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ रुक जाती है। तुम्हें अपनी लाइफ को एक मौका देना चाहिए। तो रावी कहती है, मुझे नहीं पता पापा, लेकिन मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती। इधर थाना बहुत ही टेंशन में रहता है कि रावी इस शादी के लिए हाँ करेगी भी या नहीं, और उसका प्लान आगे बढ़ेगा भी कि नहीं। दूसरी तरफ प्रिंग को जब उन दोनों की शादी के बारे में पता चलता है, वो तो पूरी तरह बौखला जाती है और वो गुस्से से थाना के पास जाती है और उसे रावी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और कहती है, तुम ऐसी लड़की के चंगुल में कैसे फंस गए? तुम्हें पता है ना कि रावी किस टाइप की लड़की है। वो कभी भी मर्दों की सगी नहीं होती। वो हमेशा मर्दों की फीलिंग्स के साथ खेलती है, उन्हें धोखा देती है और बाद में छोड़कर चली जाती है, जैसा उसने ये मान के साथ किया था। और उसके इसी धोखे की वजह से एक लड़के ने तो सुसाइड करके अपनी जान भी दे दी थी। तो थाना जैसे ये बात सुनता है तो उसे अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है कि रावी की वजह से ही प्राची ने सुसाइड की थी। तो थाना को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी थाना अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि रावी उससे मिलने के लिए आई हुई होती है। तो थाना रावी का दिल जीतने के लिए प्रिंग के सामने कहता है, मुझे रावी के पास्ट से कोई लेना देना नहीं है और मुझे पता है रावी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत ही साफ है और मैं उसे उसके पास्ट को लेकर जज नहीं कर सकता। ये शादी मैंने कोई भी बिजनेस के लिए नहीं की है, बल्कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और मुझे रावी पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे लोगों को तकलीफ हो। जब रावी ये सब बातें सुनती है तो उसका दिल थाना की तरफ खुलने लगता है और उसे लगता है कि थाना सच में बहुत ही अच्छा लड़का है और वो उससे प्यार करता है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। इधर प्रिंग का कोई भी प्लान थाना पर काम नहीं कर रहा होता है, तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे थाना रावी से पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करने वाली, इसलिए तुम इस बात को टालने की कोशिश कर रही हो? तो रावी कहती है, मुझे नहीं पता, बस मुझे अभी सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। और रावी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर आगे प्रिंग घर जाती है और यमान को बताती है कि उन दोनों की शादी फिक्स हो गई है। और प्रिंग यमान के सामने एक शर्त भी रखती है कि अगर वो उन दोनों की शादी को रोक दे तो वो तुरंत ही उसे डाइवोर्स दे देगी। तो यमान प्रिंग की इस शर्त को मान लेता है। अगली सुबह यमान रावी से मिलने के लिए जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो थाना से शादी ना करे, क्योंकि थाना एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक प्ले बॉय है। तो रावी उसकी एक बात भी नहीं मानती। तो यमान को भी गुस्सा आ जाता है और वो रावी के साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहाँ पर रावी के पापा आ जाते हैं और यमान को डांट फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं। तो यमान गुस्से से थाना के घर जाता है और उसे मारता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की हरकत करके रावी को पालोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं रावी को कभी भी तुम्हारा होने नहीं दूंगा। तो थाना इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, तुम उसे मेरा क्या होने दोगे? वो ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। मैं उसे इतने करीब से जानता हूँ और मैंने उसे इतने करीब से देखा है जो तुमने उसे कभी देखा भी नहीं होगा। तो यमान को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से थाना को मारने लगता है कि तभी वहाँ पर थाना की फैमिली आ जाती है और उसे डांट फड़कार कर वहाँ से भगा देती है। आगे जब रावी को यमान की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो वो थाना से मिलने के लिए तो थाना इस मौके का भी फायदा उठाता है और वो रावी के करीब जाकर उसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और वो हमेशा उसे खुश रखेगा। तो रावी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसका दिल चाहता तो चाहता क्या है। प्रिंग गुस्से से अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, मॉम मेरा कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा, थाना उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। तो पागजा कहती है, बेटी तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है जिससे रावी खुद ब खुद इस शादी के लिए मना कर देगी। आगे पागजा सीधा रावी की मॉम के घर जाकर टपक पड़ती है और रावी की मॉम के साथ मिसबिहेव करने लगती है और कहती है, अगर तुमने अपनी बेटी को इस शादी से मना करने के लिए नहीं कहा तो मैं रोज यहाँ पर आकर तुम्हारी लाइफ को जहन्नुम बना दूंगी। और वो लोग वहाँ पर मारपीट करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और उन लोगों को सबक सिखाती है और कहती है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी पुलिस को कॉल करके आप लोगों को अरेस्ट करवा दूंगी। तो वो लोग पुलिस के डर से वहाँ से चले जाते हैं। आगे रावी अपनी मॉम को कहती है, मॉम आप टेंशन मत लो, मैं इस बारे में पापा को बताऊंगी, वो उन्हें खुद सबक सिखाएंगे। तो रावी की मॉम कहती है, ये सब करके कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे पापा को टेंशन हो जाएगा, वो बस उन्हें वार्निंग देंगे और ये बात ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा इन सब की वजह से टेंशन में रहे, इसलिए प्लीज तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। तो रावी कहती है, मॉम आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, आप हमेशा दूसरों की भलाई के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देती हैं। आगे रावी की मॉम रावी को कहती है, तुमने मुझे इस शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? तो रावी कहती है, क्योंकि मैं इस शादी के लिए श्योर नहीं हूँ माँ, आपको भी पता है जिससे मैंने प्यार किया, जिसे मैंने 2-3 साल डेट किया, उस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया, तो मैं इस जैसे इंसान पर कैसे भरोसा कर लूं जिसे मैं कुछ दिनों से ही जानती हूँ। मेरा प्यार से भरोसा उठ गया है मॉम, अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और मर्द पर भरोसा कर पाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है, दुनिया के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, जब तक तुम अपनी लाइफ को एक चांस नहीं दोगी तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी। और थाना बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा और वैसे भी वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें एक मौका देना चाहिए उसे। तो रावी कहती है, मॉम आप भी तो पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पापा ने भी आपको
धोखा दिया ना, वैसे ही मुझे भी नहीं लगता मॉम कि मैं किसी पर भरोसा कर पाऊंगी। दूसरी तरफ यूएस में देविका और पेज की मुलाकात होती है तो पेज को पहली नजर में ही देविका से प्यार हो जाता है और वो देविका को पटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर देविका उसे इग्नोर करती है। पर पेज भी हार नहीं मानता और उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ थाना अपनी बहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो रावी से शादी करने वाला है। तो देविका जैसे ये सुनती है तो वो कहती है, भाई आप ये शादी इसलिए करना चाहते हो ना ताकि आप उससे मेरा बदला ले सको। मुझे पता है आप कभी भी मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। तो थाना कहता है, मैं तुम्हारा प्रॉमिस निभा रहा हूँ लेकिन तुम्हें भी मेरा प्रॉमिस निभाना होगा। तुम्हें लोगों के साथ घुलना मिलना होगा और अपनी लाइफ को एक और चांस देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा। तो देविका कहती है, ठीक है भाई, मैं मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी। और देविका पेज को कॉल करती है और उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाती है।